दुनिया में कुछ ऐसे शहर होते हैं जहां लोग कभी अपने दरवाजे लॉक नहीं करते। कनाडा का मिरामीची भी एक ऐसा ही शांत टाउन था, जब तक कि वहां एक मॉन्स्टर की एंट्री नहीं हुई। एक ऐसा कातिल जो धुएं की तरह आता था और मासूमों की जान लेकर जंगल में गायब हो जाता था। आज की कहानी किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि ये दास्तां है एक ऐसे खूंखार अपराधी की जिसे लोग द मॉन्स्टर ऑफ मिरामीची के नाम से जानते थे। 201 दिनों तक का आतंक, एक नामुमकिन जेल ब्रेक और एक ऐसा केस जिसने कनाडा की हिस्ट्री में पहली बार डीएनए साइंस का पावर दिखाया। चलिए जानते हैं इस दरिंदे की पूरी सच्चाई। ये बात है 1979 की हेमंत ऋतु की। हेमंत ऋतु यानी कि सर्दी और गर्मी के बीच का समय, जब दिन छोटा हो जाता है और पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, जानवर तैयार होते हैं सर्दियों के लिए। इसी समय कनाडा में बसे एक शांत शहर मिरामीची की ये कहानी है। एक ऐसी जगह जहां दरवाजे कभी लॉक नहीं होते थे और पड़ोसी बड़ी बड़ी गाड़ियों की खिड़कियों से एक दूसरे को हाथ हिलाकर हेलो कहते थे। ये उस तरह का टाउन था जहां लोकल पुलिस ऑफिसर्स मजाक में कहते थे कि राह चलते लोगों को हाथ हिलाकर हेलो करते करते उनके हाथ थक जाते हैं। लोग अपने घर खुले छोड़ देते थे क्योंकि ये जगह बहुत ही सुरक्षित थी। लेकिन उस साल वहाँ की शांति भंग हो गई। मिरामीची के लोग अब एक ऐसे आदमी के डर में जी रहे थे जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था। एक ऐसा इंसान जो किसी भी वक्त कहीं भी और किसी के भी साथ हो सकता था। लोगों ने उसे मिरामीची का मॉन्स्टर बुलाना शुरू कर दिया। उसने बिना किसी रूल के, बिना किसी रहम के अटैक किया। एक रात एक घर जल उठा, उसके बाद एक प्रेस्टीज यानी कि पुजारी की मौत हो गई। कभी दयालु नाम से जाने जाने वाले यहाँ के लोग डर के साए में कैद हो गए। बंदूकों की सेल में भारी उछाल आया। लोगों ने खिड़कियों पर कीले ठोककर उन्हें बंद कर दिया और इसी खौफ की वजह से हेलोइन तक कैंसिल कर दिया गया। 7 महीनों तक मिरामीची एक वीरान शहर बन गया था। वो उस तरह का किलर था जो सिर्फ जान नहीं लेता था, जो भी उसका नाम सुनता वो उसकी शांति, उसका भरोसा और उसकी नींद छीन लेता था। पुलिस ने बताया कि वो धुएं की तरह गायब हो जाता था और सुबह होने से पहले जंगल में ओझल हो जाता था। एक ऑफिसर ने बाद में याद करते हुए बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी भूत का पीछा कर रहे हों, लेकिन इस भूत का एक नाम था, एलन जोसेफ लेगेर। इससे पहले कि देश उसे शैतान कहे, इससे पहले कि उसका चेहरा हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पर छपे, एलन लेगेर एक मामूली से मोहल्ले का एक आम बच्चा था। गरीबी और मजबूरी में पले बड़े अपने चारों भाई बहनों में से वो एक था। वो एक दिन एक ऐसा आदमी बन गया जिसने पूरे प्रांत को एक शिकार के मैदान में बदल दिया। कहते हैं शैतान पैदा होता है, लेकिन मिरामीची में ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें शैतान बनाया गया था। एलन जोसेफ लेगर का जन्म 1948 में मिरामीची में नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में हुआ। वहाँ सर्दियाँ बहुत ही लंबी होती थी, जॉब्स मिलना मुश्किल था और गरीबी जैसे दीवारों में रची बसी थी। उसकी माँ लुईस एक सिंगल पेरेंट थी जो एक ऐसे घर में 4 बच्चों को पालने की कोशिश कर रही थी जो कभी इतना गर्म नहीं होता था कि ठंड रुक सके। वो गुजारा करने के लिए अजनबियों को कमरे रेंट पर देती थी और उन्हीं में से एक आदमी एलन का पिता बन गया और फिर गायब हो गया। वहाँ ना तो कोई फादर फिगर था, ना ही कोई सेफ्टी थी और ना ही उनकी देखभाल करने वाला कोई आदमी। वो अपनी माँ को घर पर अनजान मर्दों को लाते हुए देखकर बड़ा हुआ और उसने ऐसी बातें सुनी जो किसी भी बच्चे को नहीं सुननी चाहिए। दुनिया में अपनी जगह समझने की कोशिश कर रहे एक छोटे से एलन के लिए इस तरह की कंफ्यूजन ने उसके अंदर कुछ डार्क फीलिंग पैदा कर दी। जो लोग उसे बचपन से जानते थे उन्हें एलन के 2 पहलू याद थे। कुछ लोगों का मानना था कि वो टैलेंटेड और क्रिएटिव था और उसमें आर्टिस्ट बनने की कैपेबिलिटी थी। दूसरों ने एक वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबल लड़के को देखा जो अक्सर लड़ता था और बहुत ही कम मुस्कुराता था। जब उसे लाचारी फील होती तब वो वायलेंट हो जाता था। वो अपनी बहन के साथ एक ही कमरे में रहता था और छुपकर उसे कपड़े बदलते हुए देखता था। टीचर्स ने उसे डिस्ट्रैक्टेड, एंग्री और लोनली बताया, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसके बड़े भाई की उसके घर के पास एक ब्रिज क्रॉस करते हुए एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस दुख के दौरान उसकी माँ का बिहेवियर उसके प्रति दुश्मनी भरा हो गया। उसने कहा काश उस जगह तुम होते। उसी वक्त से एलन लेगर के मन में एक ऐसा जख्म बन गया जो कभी नहीं भरा। वो दुनिया को एक ऐसी चीज की तरह देखने लगा जो उसे दर्द देने के लिए बनी है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो एक चोर, एक गुंडा और एक छोटे मोटे क्रिमिनल के रूप में जाना जाने लगा जो अपने से कमजोर लोगों को डराता था। वो हाइट में छोटा था, लेकिन मजबूत दिखने के लिए उसने वजन उठाना शुरू किया, मसल्स बनाई,
और दुनिया को ये दिखाया कि वो कितना ताकतवर है। वो अपने एरिया की सड़कों पर नंगे बदन घूमता था, उसकी बॉडी टेंस रहती थी और आंखें ठंडी। साइकोलॉजिस्ट ने बाद में बताया कि एलन लेगर की लाइफ इंसल्ट और रिवेंज का सिलसिला बन गई थी। वायलेंट का हर एक्ट उसके लिए ये प्रूव करने का तरीका था कि वो कमजोर और अनवांटेड बच्चा नहीं है जिसे उसकी माँ ने शर्मिंदा किया था। वो लोगों के घरों में कभी कभी उस वक्त घुस जाता जब लोग अंदर सो रहे होते। वो उनका सामान इधर उधर कर देता, छोटी मोटी चीजें चुरा लेता और जानबूझकर उस घर में अपना कोई निशान छोड़ देता। इसका मकसद लोगों को ये बताना था कि वो वहाँ मौजूद था। वो चाहता था कि लोग भी वही फील करें जो उसने कभी फील किया था, यानी कि कमजोर। धीरे धीरे मीरा मिची का एक मामूली लड़का एक खूंखार अपराधी बन चुका था। एलन लेगर की जब उम्र 30 साल के आसपास हुई तब पुलिस के लिए वो एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। वो उसे अनस्टेबल, एंग्री और खतरनाक मानते थे, पर उसके मोहल्ले में किसी ने भी, यहाँ तक कि उन ऑफिसर्स ने भी जिन्होंने उसे पहले अरेस्ट किया था, ये इमेजिन नहीं किया होगा कि वो असल में क्या करने के काबिल था। मामूली चोरी और धमकी से शुरू हुआ ये मामला अब कहीं ज्यादा भयानक रूप लेने वाला था और इसकी शुरुआत वायलेंट की स्टोरीज की तरह दरवाजे पर एक दस्तक से होगी। ये 21 जून 1986 की शाम थी जब एलन लेगर ने एक ऐसे लिमिट को क्रॉस कर दिया जहाँ से वो कभी वापस नहीं लौट सका। उसके गांव में नदी के किनारे जॉन और मैरी डेनेंगिनी नाम का एक बूढ़ा कपल एक छोटा सा दुकान चलाता था। ये दोनों बूढ़े कपल बहुत ही दयालु थे, ऐसे लोग जो बच्चों के लिए काउंटर पर कैंडी जार्स रखते थे और हर किसी पर भरोसा करते थे। उस रात जिंदगी भर का भरोसा टूट गया। दुकान की बिजली अपने आप चली गई। लेगर और उसके 2 जवान साथी तोड़ मैचीट और शॉर्ट कॉटिक अंदर घुस गए। उनका इरादा एक क्विक और सिंपल रॉबरी का था, लेकिन जब मैरी गेल्डेंगिन ने उसका सामना किया तब मामला पूरी तरह बदल गया। उस अंधेरे दुकान के अंदर तीनों ने जिस लेवल की वायलेंस की उसे एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर को भी हैरान कर दिया। जॉन गेल्डिंगन को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और मैरी को घसीट कर पीटा गया और उनका बुरी तरह सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। इस बेरहमी का मकसद डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के अलावा और कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो एलन लेगर उन लोगों को जान से मारना चाहता हो। जब ये सब कुछ खत्म हुआ तो वो लोग रात के अंधेरे में भाग गए। जॉन को फ्लोर पर मरा हुआ छोड़ दिया गया और मैरी को अधमरी हालत में खून से लथपथ वहीं छोड़ दिया गया। वो रेंगते हुए सीढ़ियों से टेलीफोन की तरफ बढ़ी और 911 डायल किया। पुलिस के आने तक एक पुलिस ऑफिसर उनके साथ लाइन पर बना रहा। जब पुलिस ऑफिसर घर में दाखिल हुए तब उन्होंने तबाही का मंजर देखा, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी विटनेस भी मिली जो सरवाइव करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग थी। इन्वेस्टिगेशन तेज हो गई। कुछ ही दिनों के अंदर तीनों सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया गया। प्रेशर में आकर तोड़ मैचिट ने मर्डर और असॉल्ट का जुर्म कबूल कर लिया। कर्टिस और लेगर ने अपनी इनोसेंस का दावा किया, लेकिन ट्रायल के दौरान सबूत बेहद स्ट्रॉन्ग थे। आई विटनेस की गवाही और फिजिकल एविडेंस ने बताया कि एलन लेगर ने सिर्फ ये क्राइम नहीं किया है, बल्कि वो इस पूरे क्राइम का मास्टरमाइंड भी है। वो मास्टरमाइंड था, लीडर था और वो आदमी था जो ये डिसाइड करता था कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। अपनी इंजरीज के बावजूद भी मैरी गेल्डिंगनी ने कोर्ट में गवाही दी। उसके शब्दों ने कोर्ट रूम के सन्नाटे को चीर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उसके पति के आखिरी पल उन्हें बचाने की कोशिश में बीते। जब फैसला सुनाया गया तब एलन लेगर ने कोई इमोशन नहीं दिखाया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ज्यादातर लोगों के लिए कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन लेगर के लिए जेल कोई सजा नहीं थी, ये एक वेटिंग रूम था। अंदर जाकर वो एक ऐसा कैदी बन गया जिसे गार्ड आइडियल कैदी कहते थे। वो रूल्स फॉलो करता था, अपने काम से काम रखता था और कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं करता था। लेकिन उसके शांत मुखौटे के पीछे वो जेल ब्रेक की प्लानिंग कर रहा था। उसने गार्ड्स की हैबिट को स्टडी किया, उनके शेड्यूल को मॉनिटर किया और ये सीखा कि सिस्टम कैसे काम करता है। उसने मई 1989 तक ऐसा ही किया। 1989 तक एलन लेगर को जेल में 3 साल हो चुके थे। गार्ड्स के लिए वो एक कॉर्पोरेटिव और पोलाइट आदमी था। वो एक ऐसा एक्टर की तरह था जो रिहर्सल कर रहा हो और सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। ये एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल थी, लेकिन सबसे ऊंची दीवारों ने भी उस आदमी को नहीं रोका जिसने कमजोरी ढूंढने को ही अपना पेशा बना लिया था। उसी साल सर्दी और गर्मियों के बीच यानी हेमंत ऋतु में लेगर ने कान में गंभीर संक्रमण की कंप्लेन करनी शुरू कर दी।
उसने एक बीमार कैदी का रोल इतने अच्छे से निभाया कि वो बिल्कुल शांत, पोलाइट और पेशेंट लग रहा था। मेडिकल स्टाफ ने उसके इलाज के लिए उसे डॉक्टर जॉर्जेस के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर जॉर्ज का हॉस्पिटल जेल के पास में ही था। 3 मई की सुबह 2 ऑफिसर्स ने उसे हथकड़ी पहनाई और बेड़ियों में जकड़कर एक सुरक्षित व्हीकल में ले गए। लेगर बहुत ही बीमार दिख रहा था। ऑफिसर्स को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि लेगर इस पल के लिए कई हफ्तों से तैयार था। उसने अपनी बॉडी के अंदर मेटल का एक नुकीला टुकड़ा छुपाया हुआ था, जो उसको टीवी एंटीना के एक हिस्से से मिला था, जिसने उसे तोड़कर लपेटकर अपने शरीर में छुपा लिया था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने वॉशरूम यूज करने की परमिशन मांगी। ऑफिसर्स ने अलाउ कर दिया। उस छोटे से वॉशरूम में एलन लैंगर ने वो मेटल अपने सीक्रेट स्पॉट से निकाला और हथकड़ियों का ताला खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ ही सेकंड्स में वो खुल गया। उसने अपने पैरों को फ्री किया, अपनी सांसों को स्टेबल किया और आगे की सिचुएशन के लिए खुद को तैयार किया। जब गार्ड्स ने दरवाजा खोला तब वो उन पर झपट पड़ा। उसके हाथ में मेटल रॉड एक चाकू जैसा दिखाई दे रहा था। ऑफिसर्स अचानक हमले से दंग रह गए। उसने उन पर अटैक करके उन्हें धक्का देकर वहाँ से निकल भागा। लेगर हॉस्पिटल के कॉरिडोर से होते हुए तेजी से भागा, फ्रंट डोर को चीरते हुए निकला और इससे पहले कोई रिएक्ट करता वो पार्किंग लॉट में गायब हो गया। सबसे पहले जिस कार के पास वो पहुंचा वो पैगी ओलिव की थी और अभी अभी वहां पहुंची थी। उसने दरवाजा खोला और पैगी ओलिव को धक्का देकर एक तरफ कर दिया। उसने कहा कि उसे मर्डर के चार्ज में कस्टडी में लिया गया है। बाद में पैगी ने बताया कि उसने मेरे गले पर कुछ दबाया और मुझे गाड़ी चलाने को कहा। पैगी को लगा कि वो मरने वाला है, लेकिन जितनी जल्दी उसने सिचुएशन पर कंट्रोल किया था उतनी ही जल्दी उसका मूड बदल गया। वो बड़े शांत और सॉफ्ट टोन में बात करने लगा। लेगर ने इस बात का भी ध्यान दिया कि पैगी को कोई चोट ना लगे। फिर बिना किसी वार्निंग के उसने पैगी को छोड़ दिया। पैगी को छोड़ते वक्त लेगर ने उससे कहा कि वो उसकी कार को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ दूर जाने के बाद लेगर ने कार को भी छोड़ दिया और शहर में गायब हो गया। उसके पास ना तो पैसा था और ना ही खाना और ना ही कोई प्लान। उस रात कनाडा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सड़कों पर रोड ब्लॉक्स लगा दिए गए, वार्निंग जारी कर दी गई, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पहले ही मीरामाची जाने के रास्ते पर था, उस शहर की तरफ जिसने उसे जेल भेजा था। आने वाले महीनों में उसने ये फैसला कर लिया था कि लोग उसका नाम हमेशा याद रखेंगे। जब एलन लेगर भागा तो ज्यादातर लोगों ने मान लिया कि वो बहुत दूर निकल जाएगा। मीरामाची के लोगों ने सोचा था कि वो वापस कभी नहीं लौटेगा, लेकिन वो उसे जानते नहीं थे। लेगर के लिए ये मामला पर्सनल था। लेगर के हिसाब से मीरामाची उसका घर था और कोई उसको उसके घर से दूर नहीं रख सकता था। मई 1989 के एंड तक टाउन में अफवाहें फैलने लगी, घरों में चोरी होने लगी, जंगल में अजीब आवाजें आने लगी और रात में परछाई दिखाई देने लगी। और फिर पहली आग लगी। 29 मई को 75 साल के बूढ़े एलन फ्लेम के घर में आग लगा दी गई। पड़ोसी मदद के लिए जुटे, लेकिन आग पहले ही घर को अपनी लपेट में ले चुकी थी। उनकी सिस्टर इन लॉ नीना फ्लेम बाल बाल बच निकली थी। उसकी बॉडी बुरी तरह जल गई थी। उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बेहोश होने से पहले वो 5 शब्द बोलने में कामयाब रही, जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने मुझे बिस्तर से बांध दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने जल्दी पता लगा लिया कि ये एक्सीडेंट नहीं था। इन लोगों पर एक आदमी ने हमला किया था, जिसने पहले उनसे पैसे मांगे थे और जब उन्होंने मना किया तो वो वायलेंट हो गया। घर में आग लगाने से पहले एनी को पीटा गया, उनका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और गला घोटकर उनका मर्डर कर दिया गया। सीन इतना भयानक था कि एक्सपीरियंस डिटेक्टिव्स भी हैरान रह गए। आग से जो भी थोड़े बहुत सबूत बचे थे, उन्होंने एक डरावनी कहानी बयां की। नीना को याद था कि अटैकर ने अपनी कमर के चारों तरफ एक मेटल की चेन पहन रखी थी, जिस तरह की चेन कैदियों को बांधने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये पहला ऐसा क्लू था जिससे पता चला कि फरार क्रिमिनल एलन लेगर वापस आ गया है। रातों रात मीरामाची बदल गया। जिन दरवाजों पर कभी लॉक नहीं लगाया जाता था, उन्हें कुंडियां लगाकर बंद कर दिया गया। लोग अपने बेड के साइड में गन्स रख के सोने लगे। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को घर के अंदर ही रखा। पुलिस ने चेकपोस्ट बनाई और ऑफिसर्स ने 2-2 की टीम में पेट्रोलिंग शुरू कर दी। लेकिन लेगर हमेशा से एक स्टेप आगे रहता था। वो जंगलों, शॉर्टकट रास्तों और टाउन के लेआउट से इतनी अच्छी तरह वाकिफ था कि वो गायब हो जाता। पुलिस ने उसे ढूंढने की कई कोशिशें की और हफ्ते महीने में बदलते गए। कुछ लोगों ने उसे देखा था, लेकिन किसी को भी पूरा यकीन नहीं था। फिर अक्टूबर में वो बुरा सपना दोबारा लौट आया। ये 13 अक्टूबर 1989 की रात थी, जब आग ने एक बार फिर आसमान को रोशन कर दिया। इस बार लिंडा और डोना के घर पर, जो 2 बहनें थी और न्यू कास्टल में एक ही घर में रहती थी।
जब पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची तो उन्होंने घर को आग की लपटों में घिरा हुआ पाया और दोनों बहनों की डेड बॉडीज अंदर पड़ी थी। आग लगाने से पहले उन्हें पीटा गया, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया और गला घोटकर मार दिया गया। ये कत्ल भी बहुत ही बेरहमी से किया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ही आराम से काफी टाइम लगाकर इन दोनों के साथ ऐसा किया है। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से डीएनए सैंपल्स रिकवर किए। उस टाइम ये एक नई साइंस थी, लेकिन उन्होंने जो डिस्कवरी किया उससे वही बातें सामने आई जिसका सबको डर था। ये जेनेटिकल प्रोफाइल एलन लैंगर की प्रोफाइल से मैच करती थी। मीरामाची के लोग दहशत में आ गए। अफवाहें इन्वेस्टिगेशन से भी तेज फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे रात में नदी के किनारे चलते देखा है। दूसरों ने कसम खाई कि उन्होंने अपनी खिड़कियों के बाहर उसे देखा था। शॉप्स जल्दी बंद होने लगी। सनसेट होते ही सड़कें सुनसान हो गई और गन शॉप्स के सारे माल बिक गए। पुलिस को डर में डूबे लोगों से सैकड़ों कॉल्स आने लगे। वो पूरा शहर डर का एक किला बन गया था। लैगर अब सिर्फ एक भगौड़ा नहीं था, वो एक भूतिया कहानी थी जो सच में जिंदा हो गई थी। फिर आया आखिरी पड़ाव। 16 नवंबर 1989 की रात को शहर की सेफ्टी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इस बार शिकार हुए थे लोकल प्रेस्टीज फादर जेम्स स्मिथ, जो अपने दयालु बर्ताव के लिए जाने जाते थे। जब वो प्रेयर्स मीटिंग में नहीं आए तो चर्च के मेंबर्स उन्हें चेक करने गए। उन्हें जो मिला वो अनइमेजिनेबल था। फादर स्मिथ की बॉडी उनके घर के अंदर मिली। उन्हें बेरहमी से पीटा गया था और बॉडी पर कई वार किए गए थे। उनकी गर्दन पर गहरा घाव था, छाती को चीर कर खोल दिया गया था और जबड़ा तोड़ दिया गया था। ये अटैक इतना वायलेंट था कि इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे टॉर्चर कहा। एक छोटे से शांत इलाके में एक प्रेस्टीज का मर्डर करना पूरे फेथ पर अटैक जैसा था। तब तक मीरामिची पूरी तरह पैरालाइज हो चुका था। लोग बारी बारी से सोते थे। कुछ लोग तो शहर छोड़कर ही भाग गए। यहाँ तक कि पुलिस ने भी माना कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी परछाई का पीछा कर रहे हो। एक ऑफिसर ने बाद में कहा, लैगर ने बिना कुछ कहे ही उन्हें ताना मारा है। वो अपने पीछे कैओस और सन्नाटा छोड़ गया। जंगलों में घूमते हुए वो उस डर से ताकत पाता था जो उसने पैदा किया था। उसने पूरे एरिया को अपना हंटिंग ग्राउंड बना लिया था। 201 दिनों तक उसने अटैक के दम पर पूरे कम्युनिटी को कंट्रोल किया और जब आग बुझ गई और चीखें शांत हो गई तो वो फिर से गायब हो गया। लेकिन मॉन्स्टर भी भागते भागते थक जाते हैं और ये मॉन्स्टर एक गलती करने वाला था। नवंबर के एंड तक मीरामिची के लोग 6 महीने से ज्यादा समय तक डर में जी रहे थे। 4 लोग मारे जा चुके थे और पुलिस को पता नहीं था कि उनका किलर कहाँ छुपा हुआ है। पेट्रोल कार्स पतली गलियों में धीरे धीरे चल रही थी। रोज रात को पेट्रोलिंग होती थी, लेकिन एलन लैंगर गायब हो चुका था। कातिल का पता लगाने वाले का इनाम बढ़ाकर $50,000 हो गया था, लेकिन सैकड़ों टिप्स के बावजूद पुलिस उसे ढूंढने के करीब भी नहीं पहुंच पाई थी। फिर 23 नवंबर 1989 की रात को सेंट जॉन में लैगर ने फिर से हमला किया। मारने के लिए नहीं, बल्कि भागने के लिए। उसने गन की नोक पर एक टैक्सी को हाईजैक कर लिया और ड्राइवर क्नॉक को मजबूर किया। क्नॉक को बर्फीले तूफान और बर्फीली सड़कों से होते हुए मॉन्टॉन ले जाने के लिए लैगर ने कहा। जब क्नॉक का कंट्रोल बिगड़ गया और वो बर्फ के ढेर से टकरा गई तो लैगर ने एक और कार को रोका, जिसे इस बार मिचेल चला रही थी, जो कि एक ऑफ ड्यूटी RCMP कांस्टेबल थी। क्लॉक और मिचेल दोनों को हॉस्टेज बनाकर लैगर ने मिचेल को गाड़ी चलाते रहने का ऑर्डर दिया, लेकिन रास्ते में वो भटक गई और आखिरकार न्यू बर्न्सविक के सुसैक के पास फ्यूल भरवाने के लिए रुकी। वहाँ मिचेल और क्नॉक भागने में कामयाब रहे और उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। हताश होकर लैगर ने एक ट्रांसपोर्ट ट्रक को हाईजैक किया और उसके ड्राइवर बैरन गोल्डिंग को यूज करके मॉन्टॉन ले जाने को कहा। तब तक मिचेल एक इमरजेंसी टेलीफोन तक पहुंच चुकी थी और वो पूरे इलाके में RCMP ने नाकाबंदी कर दी। 24 नवंबर की सुबह ऑफिसर ने न्यू कास्टल के पास ट्रक को देख लिया। चारों तरफ से घिरा होने पर और कोई दूसरा ऑप्शन ना बचा देख एलन लैंगर ने बिना किसी संघर्ष के सरेंडर कर दिया। आखिरकार वो फिर से कस्टडी में आ गया और न्यू बर्न्सविक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ। आयरनी ये है कि अगर लैंगर ने अपनी पहली सजा चुपचाप पूरी कर ली होती तो वो शायद सालों पहले पेरोल के लिए एलिजिबल हो जाता, लेकिन उसके एस्केप ने ये इंश्योर कर दिया था कि उसकी मौत सलाखों के पीछे ही होगी। उसकी अरेस्ट की खबर मीरामिची में ऐसी फैली जैसी कोहरे को चीरते हुए सूरज की किरण। सड़कें खुशी से भर गई, मानो क्रिसमस वक्त से पहले आ गया हो। 201 दिनों के डर के बाद उन्होंने आखिरकार चैन की सांस ली। उसे कस्टडी में वापस लाया गया, इस बार कड़ी सिक्योरिटी के बीच।
अब कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई नरमी नहीं और कोई आजादी नहीं। वो आदमी जिसने महीनों तक एक कम्युनिटी को डरा कर रखा था, एक बार फिर जेल में था। लेकिन मिरामिची के लोगों के लिए रिलीफ के साथ एक और फीलिंग भी आई। वो इतने डर में जी चुके थे कि उसके अरेस्ट के बाद भी उन्हें अब भी उसके लौटने का डर था। नाइटमेयर खत्म हो गया था, लेकिन उसके छोड़े हुए जख्म इतनी आसानी से नहीं भरने वाले थे। उसकी अरेस्ट के बाद एलन लैगर को कोर्ट ले जाया गया, जहां ट्रायल के दौरान उसे शहर के बीचों बीच बने जेल में रखा गया। पहली बार मिरामिची के लोग उसे देखकर जान सकते थे कि वो सच में एक पिंजरे में बंद है। लेकिन कोर्ट के अंदर उसका जो इंतजार कर रहा था वो कैनेडियन हिस्ट्री में एक माइलस्टोन बन गया। अगस्त 1990 में लैंगर को एटलांटिक इंस्टीट्यूशन से भागने के चार्ज में गिल्टी ठहराया गया और उसे एक्स्ट्रा 9 सालों की सजा सुनाई गई। लेकिन असली ट्रायल जिसने उसकी लेगेसी डिफाइन की वो उसी नवंबर में शुरू हुआ। कनाडा में ये पहली बार था जब डीएनए प्रोफाइलिंग का यूज किसी को इनोसेंट करने के लिए नहीं बल्कि गिल्टी ठहराने के लिए किया गया था। ये तकनीक नई थी और कोर्ट में पूरी तरह प्रूवन नहीं थी, लेकिन इस केस में एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इनकार नहीं किया जा सकता था। साइंटिस्ट ने मर्डर स्पॉट से मिले जेनेटिक सैंपल्स, जले हुए कपड़े और नाखून के नीचे मिले निशानों की कंपैरिजन की। हर बार रिजल्ट एक ही इंसान की तरफ इशारा करते रहे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। वकील ने लैंगर को एक दरिंदा बताया जिसने मिरामिची को एक हंटिंग ग्राउंड बना दिया था। विटनेसेस ने एक ऐसे आदमी की पिक्चर पेंट की जो काम, इंटेलिजेंट और अनकंट्रोलेबल वायलेंट के बीच स्विच कर रहा था। विटनेसेस में नीना फ्लेम भी थी, जो उसके 201 दिनों के टेरर की अकेली सर्वाइवल विक्टिम थी, डरी हुई और कमजोर। वो विटनेस बॉक्स में खड़ी हुई और कोर्ट को बताया कि उसे क्या याद है, उसने उन्हें कैसे बांधा, धुएं की स्मेल और आग फैलने के साथ उसके घर से निकलने की आवाज। उसकी गवाही से पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि अनुभवी पत्रकार भी अपने नोट्स लिखने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लैगर पूरे ट्रायल के दौरान बिना हिले डुले एक्सप्रेशन लेस था, मानो वो किसी और की स्टोरी सुन रहा हो। जब फैसला आया तो उसने जरा भी पलके नहीं झपकाई। 3 नवंबर 1991 को कोर्ट ने एलन जोसेफ लैंगर को 4 केसेस में फर्स्ट डिग्री मर्डर का गिल्टी पाया। उसे 25 सालों तक बिना किसी पेरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने बाद में इस केस को कैनेडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक टर्निंग पॉइंट बताया। वो मूवमेंट जब डीएनए ना सिर्फ शरीफ मासूमों को छुड़ाने बल्कि गिल्टी लोगों को एक्सपोज करने के लिए अपनी पावर प्रूफ की। ट्रायल के बाद वो पुरानी जेल जिसमें लैगर को रखा गया था उसे बंद कर दिया गया। सालों बाद इसे एक साइंस म्यूजियम में बदल दिया गया। इसके एक एग्जीबिशन रूम में विजिटर्स अब भी उस सेल को देख सकते हैं जहां लैगर को ट्रायल के दौरान रखा गया था। इसकी ग्लास वॉल्स के पीछे डीएनए प्रोफाइलिंग को डेडिकेटेड एक डिस्प्ले है, वही साइंस जिसने आखिरकार मॉन्स्टर ऑफ मिरामिची को पकड़ा। विक्टिम्स की फैमिलीज को आखिरकार इंसाफ मिल गया, लेकिन जो लोग उस भयानक घटना से गुजरे थे उनके लिए वो यादें हमेशा बनी रही। हर आग, हर चीख और अंधेरे में दरवाजे पर हर दस्तक आने वाले सालों में एलन लैगर का नाम डर का साया बन गया। एक ऐसा एग्जाम्पल जो कभी याद दिलाता है कि गुस्से और पावर के नशे में एक इंसान क्या कर सकता है। ट्रायल के बाद एलन लैंगर को कनाडा की सबसे सिक्योर जेल में से एक में ट्रांसफर कर दिया गया। कई सालों तक उसे अल्ट्रा सिक्योरिटी यूनिट में रखा गया। यह फैसिलिटी देश के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स के लिए बनाई गई थी। भागने का कोई चांस नहीं बचा था, ना कोई हॉस्पिटल विजिट और ना ही कोई मौका। वह आदमी जो कभी कनाडा के जंगलों में आतंक मचाता था अब कंक्रीट की दीवारों के पीछे रहता था। वो चुपचाप अपनी सजा काट रहा था, उसी फेक क्लेम के साथ जिसने पहले कई लोगों को धोखा दिया था। वो बुक्स पढ़ता, प्रोग्राम्स में हिस्सा लेता और अपने काम से काम रखता था, लेकिन जो लोग उसके पास्ट को जानते थे उनका कहना था कि उसका कभी रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, वो बस कैदी था। 2015 में कनाडा के करेक्शनल सर्विसेज ने उसे एडमॉन्टन इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर कर दिया। ये एक हाई सिक्योरिटी जेल थी जो वायलेंट क्रिमिनल्स के लिए बनाई गई थी। अथॉरिटीज ने मैनेजमेंट रीजन के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन मिरामिची के लोगों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है। बस इतना ही काफी था कि वो जेल के अंदर है। सालों बाद भी उसका नाम सुनते ही लोगों में बेचैनी होने लगती थी। अगस्त 2020 में 30 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद एलन लैंगर ने डे पेरोल के लिए अप्लाई किया। ये न्यूज मिरामिची में तेजी से फैली, जिससे पुराने जख्म फिर से हरे हो गए जो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे।
13 जनवरी 2021 को कनाडा के पेरोल बोर्ड ने उसकी एप्लीकेशन रिव्यू की। विक्टिम फैमिलीज के स्टेटमेंट सुनने और फिजियोलॉजिकल रिपोर्ट्स चेक करने के बाद उन्होंने उसका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कंक्लूड किया कि लैगर अभी भी पब्लिक सेफ्टी के लिए हाई रिस्क है और उसने कोई भी असली पश्चाताप नहीं दिखाया है। मिरामिची के लोगों के लिए ये एक ऐसा डिसीजन था जिसने उस बात को कंफर्म किया कि वो पहले से जानते थे कि कुछ मॉन्स्टर्स को कभी आजाद नहीं छोड़ना चाहिए। आज शहर ने खुद को फिर से सेटल कर लिया है। जो दरवाजे कभी डर से बंद थे वो फिर से खुल गए हैं। नदियां अब बह रही हैं, जंगल आज भी खड़े हैं और बच्चे वहां खेलते हैं जहां कभी सन्नाटा रहता था। फिर भी उन 201 दिनों की यादें आज भी ताज़ा हैं। जब लोग उस टाइम की बातें करते हैं तो आज भी उनकी आवाजें धीमी हो जाती हैं। उन्हें हवा में धुएं की स्मेल याद आती है, हर सुबह की डरावनी हेडलाइन याद आती है और वो एहसास की पेड़ों के उस पार कई बुराई छुपी है। लैगर केस ने कनाडा में वायलेंट क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया था। ये डीएनए एविडेंस का पहला बड़ा यूज था जिसने फॉरेंसिक साइंस को नई डायरेक्शन दी। एलन लैगर की मौत शायद जेल में ही होगी, लेकिन उसकी स्टोरी से जुड़ा सवाल आज भी वही है। एक ऐसा सवाल जो क्रिमिनल लॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट और आम लोग पूछ रहे हैं। क्या वो मर्डर करने के लिए ही पैदा हुआ था या उसके आसपास की दुनिया ने उसे ये सब कुछ सिखाया? कुछ लोगों का मानना था कि कंडीशन, गरीबी, शर्म या टूटे हुए परिवार ने उसे ऐसा बनाया है। दूसरे सोचते हैं कि उसके नेचर में ही कुछ ऐसा डार्क था जिसे कोई भी एनवायरनमेंट बदल नहीं सकता था। सच जो भी हो, रिजल्ट एक ही था। कई मासूम लोगों की जानें गई, पूरा कम्युनिटी डर के माहौल में जीने लगा और एक नाम जो कनाडा की क्रिमिनल हिस्ट्री में हमेशा गूंजेगा, एलन जोसेफ लैगर, द मॉन्स्टर ऑफ मिरामिची। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है तो दुनिया के सबसे डेंजरस किलर्स के दिमाग को समझने वाली ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम ऐसी ही स्टोरीज लाते रहते हैं जो हमें सबसे मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं। क्या क्रिमिनल्स पैदा होते हैं या वो बनाए जाते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और क्राइम स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।